Good morning, everybody. मास्क खुल गया क्या? हाँ, अभी जो भी आदमी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता वो यही कहता है कि हम डबली वैक्सीनेटेड. सो क्या करना है हम लोगों को? अनुपम, एक बार जरा सारा ग्रुप 2 का बुक्स देना मेरे को, जितना भी है. स्टार्ट करें? अच्छा सुनिए, क्या करेंगे हम लोग, एक एक चैप्टर जब कंप्लीट होगा ना तो एक एक छोटा छोटा 5-5 मिनट का ब्रेक लेंगे. हाँ, वो इसलिए कि फाइल चेंज करना पड़ेगा. रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना, तो फाइल चेंज करना पड़ेगा. ग्रुप 2 का किताब सब देना. किसी के पास पुराना कॉपीज हैं? दीजिए एक बार मेरे को. तीन ही बुक है? 3 है? दो ही कॉपी है? ओके. नहीं. सो अनुपम, तुम स्टार्ट करेगा जाकर के ऊपर. फाइल चालू है? ओके. So, let me start with the first chapter, that is accounting for employee stock options. Okay, मैं जो देख पा रहा हूं, स्टॉक ऑप्शन, बाईबैक, अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशन, उसके बाद बैंकिंग, एनबीएफसी, कंसोलिडेशन और पार्टनरशिप. इतने ही प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं. मैं ठीक बोल रहा हूं? और लेट अस सी कि हम लोग इसको कितनी क्लास में या कितने दिन में कर पाते हैं. आप लोगों ने नाम तो दे दिया मैराथन क्लासेस. ये मैंने कभी किया नहीं. आप लोग झूठ मूठ का मेरे को जोश दिला दिए. बट एनीवे, लेट मी सी. चलो, कॉपी में अगर आपको लगे कि लिखना है तभी लिखिएगा. आप अपना जो पुराना कॉपी है उसको खोल के रख सकते हो. हाँ बेटा, मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करो.
चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस। नाउ क्योंकि मैं डिक्टेशन नहीं दूंगा आपको, लिखाने का मैं वक्त वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। सो वी आर हियर फॉर रिविजन्स, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट। ओके, थिंग्स विल बी मूविंग वेरी फास्ट, यू विल नॉट बी एबल टू आस्क एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू मी। फिर भी तुमको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो जब भी ब्रेक होगा आप उस वक्त मेरे से क्वेश्चन पूछ लोगे या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ लोगे। क्लास के बीच में आपको मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो फिर रिवीजन नहीं होकर के फिर वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा, हाँ, डाउट क्लियरिंग सेशन। सो ऐसा नहीं है कि चैप्टर खत्म होने के बाद अगर आप मुझे कहोगे कि सर आप चैप्टर खत्म हो गया, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर लेते हैं, वो भी बेटर होगा, तो मैं वैसे भी कर सकता हूं। सो लेट मी फिनिश द चैप्टर, we'll do a Q&A session for 10, 15, 20 minutes, whatever you need, then we'll start the next chapter again. Okay? अगर इन बिटवीन चैप्टर के बीच में तुम्हें कुछ नया चीज पढ़ने मिला जो मैंने पहले नहीं पढ़ाया तो वो बोनस समझ लीजिए। वो ऐसा मत समझिएगा कि मैं गलती कर रहा हूं और ज्यादा पढ़ा दे रहा हूं, वो ऐसा समझिए कि कुछ आए तो कुछ ऐड करके गए, खाली वही सुन के नहीं गए जो पहले सुना हुआ था। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। देखो, इंप्लॉई लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए, इंप्लॉई लोगों का बिलोंगिंगनेस लाने के लिए, इंप्लॉई लोगों को हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखने के लिए, एक इंप्लॉई जब कई साल पुराना हो जाता है तो उसका वर्थ कंपनी के लिए काफी बढ़ जाता है, वो कंपनी को समझने लग जाता है और कंपनी चाहती है कि वो अब छोड़ के नहीं जाए। तो एक लेवल अचीव कर लेने के बाद कंपनियां अपने अच्छे इंप्लॉइज लोगों को स्टॉक ऑप्शंस देती हैं। स्टॉक ऑप्शंस का मतलब है, स्टॉक यहां पे शेयर, शेयर को स्टॉक बोलते, स्टॉक मार्केट वर्ड यूज करते हैं ना, या ऑर्डिनरी स्टॉक इक्विटी शेयर को बोला जाता है, या ऑर्डिनरी स्टॉक कैपिटल इज इक्विटी शेयर कैपिटल। स्टॉक सिंपल मीन्स शेयर, ऑर्डिनरी मीन्स इक्विटी। ओके, तो अभी अगर मैं अपने इंप्लॉई लोगों को स्टॉक ऑप्शन दे रहा हूं तो इसका मतलब ये समझ लो कि मैं उनको रिवॉर्ड दे रहा हूं, मैं उनको सैलरी का पेमेंट कर रहा हूं। और जब अपन इंप्लॉई लोगों को स्टॉक ऑप्शन देते हैं तो अपन इंप्लॉई लोगों से कुछ कंडीशंस फुलफिल करने का वो रखते हैं एक्सपेक्टेशन कि भाई आप मेरे यहां अगले 2-3 साल रहिए, या फिर आप हमारी प्रॉफिट को इतना गुना या इतना टाइम अचीव करवा करके दीजिए। मतलब कुछ न कुछ कंडीशन जरूर रहता है। बिना किसी कंडीशन का ऑप्शन, बिना किसी कंडीशन का ऑप्शन सिर्फ सीए इंटरमीडिएट के पेपर में आता है, तुम्हारे बुक में आता है। रियल लाइफ में बिना कंडीशन के कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगर बिना कंडीशन के कोई ऑप्शन है और आपको बोला गया कि भाई कंपनी ऑप्शन दे रही है, लो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो, तो उस तरह के ऑप्शंस विद इन एन ईयर खत्म हो जाते हैं। मतलब आपको बोला गया लो ऑप्शन है, आप एक्सरसाइज कर लो, आप शेयर खरीद लो, हो गया आपका काम, तो विदाउट एनी कंडीशन है। ये जो कंडीशंस होता है उसको बोला जाता है वेस्टिंग कंडीशंस, VESTING। वेस्टिंग का मतलब होता है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। आप कंडीशन फुलफिल करो, आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप उन शेयर को खरीद सकें जो कंपनी ने आपको दिया है या ऑप्शन जो आपको दिया है। मैं पहले आपको बता दूं, ऑप्शन और शेयर दो अलग अलग चीज है। ऑप्शन जब ऑफर होता है, उसके बाद जब आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो तो आपको शेयर मिलता है। ऑप्शन एक्सरसाइज होने के बाद शेयर अलॉट होता है। ऑप्शन खुद एक अलग प्रोडक्ट है, इसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट कहा जाता है। ऑप्शन इज ए डेरिवेटिव प्रोडक्ट विच व्हेन एक्सरसाइज्ड द कंपनी इश्यूज शेयर्स टू द एम्प्लॉइज। ओके, नाउ मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको पहले ऑप्शंस के बारे में समझाता हूं, फिर ऑप्शन की अकाउंटिंग पे डिस्कशन करता हूं। कि मान लो एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय को बोला कि मैं आपको 1000
ऑप्शन दे रहा हूं, 1000 ऑप्शन दे रहा हूं, मेरे कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 90 रुपीज है, मेरी कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और मैं आपको ऑफर कर रहा हूं ये शेयर कि आप 54 रुपीज में खरीद लीजिए। तो 10 रुपीज का फेस वैल्यू का शेयर है। फेस वैल्यू यू नो, जिसको नॉमिनल वैल्यू अब तो लॉक पढ़ लिए होंगे, एग्जाम देने की तैयारी है, 2 महीना बाद तो पेपर ही लिख दोगे। कितना तारीख को पेपर है? 6 तारीख को, तो एग्जैक्टली 2 महीना बाद पेपर है। तो चलिए, आपने मुझे 2 महीना पहले टाइम दिया कि आप रिवीजन क्लास में आ जाएंगे, थैंक यू अपना चेहरा दिखाने के लिए और मेरा चेहरा देखने के लिए, मेरा चेहरा बर्दाश्त करने के लिए। सुनिए बच्चों, 10 रुपया का फेस वैल्यू है, 54 रुपया में मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, 90 रुपया मार्केट प्राइस है शेयर का। आपको शेयर सस्ते में मिल रहा है या महंगे में? आंसर इज सस्ते में। अगर आप 10 रुपीज के हिसाब से देखेंगे, दुनिया में सब कुछ महंगा मिलेगा। 10 रुपीज फेस वैल्यू है, वो नॉमिनल वैल्यू है। कंपनी से, रिलायंस से, आज रिलायंस का एक शेयर 2500 रुपए में बिक रहा है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। आपको लगता है रिलायंस आपको 10 रुपए में शेयर ऑफर कर देगी? अपने बाप को नहीं करेगी वो। मुकेश अंबानी का बाप तो खैर चला गया ऊपर, लेकिन मुकेश अंबानी अपने बाप को भी शेयर ऑफर नहीं करेगा 10 रुपीज में। ये सिंपल सा मान के चलिए। 10 रुपीज का जमाना अभी चला गया रिलायंस को लेकर के। ऐसे ही आप ये सोचिए कि आपको 90 रुपया का माल 54 में मिल रहा है, 10 का माल नहीं। 10 तो फेस वैल्यू है रे बाबा, 10 इज जस्ट नॉमिनल वैल्यू। यू नो कि वो रजिस्टर कराने के लिए, कंपनी को ऑथोराइज कैपिटल सेट कराने के लिए फेस वैल्यू डिजाइन किया जाता है, उससे ज्यादा उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डिविडेंड कैलकुलेट करने के काम आता है मेरी मां, और कोई काम नहीं आता। ड्रॉप। अब आइए नेक्स्ट बात, कितने रुपए सस्ते में मिला आपको ये शेयर? 36 रुपीज को बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, सिंपल फॉर्मूला हुआ मार्केट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस, इट इज CMP माइनस ऑफर प्राइस। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स आज के दिन ये शेयर तुम्हें जितने सस्ते में मिल रहा है, वो उससे उस ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू है। देख, शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, क्या? ऑप्शन का। ऑप्शन का हम ऑप्शन अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, शेयर अकाउंटिंग नहीं। अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। तो मैं अगर कंपनी, तुम अगर एम्प्लॉय, मैं तुमको 36 रुपीस का एक ऑप्शन फ्री में दे रहा हूं। शेयर का मैं तुमसे 54 रुपया ले रहा हूं, ऑप्शन का तो तुमसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूं ना। ऑप्शन तो 36 रुपीस का है ना, तो आप बोलिएगा ये ऑप्शन 36 रुपीस का है। ऑप्शन। शेयर का मैं तुमसे 54 रुपया मांग रहा हूं, शेयर का करंट मार्केट प्राइस लेकिन 90 है, ऑप्शन का करंट मार्केट प्राइस 36 है। वैसे एक बात बता दूं, ये जो ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, ये ऑप्शन का मार्केट प्राइस नहीं होता। ऑप्शन मार्केट में भी बिकता है, और इसी ऑप्शन का मार्केट प्राइस 36 से ज्यादा होगा थोड़ा। उसका फॉर्मूला है दिस 90 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 54। और प्रेजेंट वैल्यू क्या है प्लीज आपको मालूम है, डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे नहीं, उसमें और भी लड़ाई है। ब्लैक एंड सोल्स मॉडल बोलते हैं, ब्लैक एंड सोल्स मॉडल। उस मॉडल से इसका आंसर जब निकालोगे ना, 90 माइनस 54 इक्वल टू 36 का आंसर निकलेगा 49, 46, 44 ऐसा वाला। तो सर 36 क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। और सर 44 हाइपोथेटिकल फिगर, ऐसे यहां लिखा हुआ नहीं है। 44 इज कॉल्ड फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। क्योंकि इसको निकालने के लिए, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए तुमने कहां ब्लैक एंड सोल्स मॉडल यूज किया मेरे बच्चों? किया क्या? कोई मॉडल यूज किया? माइनस किए जी, 2-3 में करते थे ये तो, माइनस तो 2-3 में करते थे ना। अब आप पूछोगे सर ब्लैक सोल्स मॉडल क्या है? वो है ये S इंटू ND1 माइनस एक्स इंटू ई टू दावर -RT इंटू ND2। बाप रे बाप सर ये क्या है?
कुछ नहीं, डराने लायक चीज है। सर है क्या ये तो बता दो। ये ऑप्शन सी इज कॉल ऑप्शन, ये ऑप्शन का मार्केट प्राइस पता करने का फॉर्मूला है। इसमें ये 90 है, ये 54 है, बीच में देखिए माइनस खड़ा हुआ है। हेलो बच्चों, बीच में माइनस है, तो 90 इंटू फलाना ढिकना समथिंग माइनस 54 इंटू दिस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये देखिए e टू द पावर माइनस RT, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, इंटू फिर ND2। इतना भाषण कर देने से इस ऑप्शन का फेयर वैल्यू पता चल जाता है, मार्केट वैल्यू पता चल जाता है। मान लो इसका फेयर वैल्यू आया 44, से इट केम 44 से, तो 44 इज व्हाट फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, 36 इज व्हाट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, CA इंटरमीडिएट 36, CA फाइनल 44। नहीं समझे? अब भी पढ़ा रहा था CA फाइनल की, अभी मॉर्निंग में क्लास ले रहा था, 44 करके अकाउंटिंग करिए। अब भी आप बोलेंगे सर झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा बना देते हैं स्टोरी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कभी भी नहीं। अभी कॉपी मिलेगी, मैं तुमको दिखा दूंगा, यहीं कहीं तो पड़ी होगी, अभी दिखा दूंगा। अगर मेरे ऊपर डाउट है तो फिर तुम अगर गलत नहीं रुको, तुम अगर गलत साबित हो गए तो 1 कप ऑफ कॉफी बिलोंग्स टू यू। नहीं वैसे तो आप पिला ही दोगे, लेकिन ये तो शर्त हारने वाला है ना बेटा, ये तो डिफरेंट वाला है, समझो बात को। इसमें तो हाथ से आई। सर आगे क्या बोलना है बच्चों? आगे ये बोलना है कि अगर क्वेश्चन में CA इंटर में, मेरे बच्चों CA इंटर में अगर ऑप्शन का फेयर वैल्यू दे दिया, ऑप्शन का फेयर वैल्यू ऐसे करके दे दिया, तो तुमको भी 44 करके अकाउंटिंग करना पड़ेगा, 36 करके नहीं। बिकॉज 36 करेक्ट कभी भी नहीं है, करेक्ट 44 है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर 44 बताता नहीं है। 36 निकालना आसान है, 44 निकालने में पसीने निकल जाएंगे। 44 निकालने के लिए SFM का नॉलेज चाहिए, CA फाइनल के फिनांस मैनेजमेंट का। नहीं समझे बच्चों? इसलिए 36 इजी, चलो CA इंटर इसी से निकाल लेते हैं। नहीं समझे बेटा? इसलिए 36 करके खर्चा का अकाउंटिंग होगा। सो मैंने तुमको ऑप्शंस के बारे में कुछ बताया। डिड यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड क्या, अंडरस्टैंड तो किया हुआ है, कुड यू रिमेंबर थोड़ा बहुत? आइए आगे चलते हैं। प्लीज मेरे को मत बोलना कि सर ये फॉर्मूला आप नया लिखे हैं, वहां नहीं लिखे थे। मुझे मालूम है ये बात, आधा अधूरा लिखाए होंगे, पूरा कभी नहीं लिखाए होंगे। आइए छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता है, आगे चलते हैं। सर करना क्या है? मान लो ऑप्शन 1 साल के अंदर अंदर खत्म होने वाला है। तुम सब आए, मेरे यहां के एम्प्लॉई ऑफिस में बैठे, 3 साल तुमको हो गया है मान लो काम करते करते, 2 साल, कितना भी साल। मैं एक दिन तुम लोगों के मेल पे एक तो मेल भेजा कि हर एम्प्लॉई को 1000 ऑप्शन में दे रहा हूं, ये है डेटा। बच्चों हाथ देखते रहना, ये है डेटा। अगले 15 दिन के अंदर अंदर एक्सरसाइज कर लो, 54 रुपीज करके मुझे दे दो, मैं तुमको शेयर ऑफर कर देता हूं। These options are getting exercised within 1 year and these options में तुम्हें कोई कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, पैसा दो शेयर ले जाओ। तो इनको स्टॉक ऑप्शन बोलने से अच्छा है स्टॉक परचेज बोला जाए। क्या? स्टॉक परचेज। ऑप्शन क्या दे रहा हूं? सीधे आओ, खरीदो, जाओ घर, डिस्काउंट में माल मिल रहा है, सेल पे, जैसे अभी पेंटालून पे मिल रहा है। मुझे इसलिए मालूम रहता है कि मेरे को कपड़ा खरीदना खाली सेल में अलाउड है। मेरी बीवी ने ऐसा कंडीशन लगा रखा है कि सेल निकलेगी तो तू निकलेगा घर से, तुमको तभी कपड़ा खरीदने में मिलेगा। मैं बोला मैं इतना करोड़ रुपया तुमको कमा के देता हूं, सेल पे ही कपड़ा खरीदने की औकात है। बोला पहचानो अपनी औकात। इधर आई ना, आगे चलते। लाइटर नोट पे बोला बे, सीरियस नहीं था ये। इधर आई नेक्स्ट बात। सर कैसे अकाउंटिंग करनी है? इंस्टीट्यूट ने इसका इजी रास्ता डिवाइस किया है। हो सकता है मैंने तुमको थोड़ा लंबा रास्ता डिजाइन करके दिया हो, अब मैं तुमको छोटा रास्ता डिजाइन करके दे रहा हूं इसका। ओके, इसका मान लो 1000 ऑप्शन है और ये कहानी है पूरी, ठीक है। मान लो 1000 के 1000 लोगों ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, मुझे पैसे दे दिए। तो हम इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे? देयर इज अ सेट ऑफ 2 जर्नल एंट्रीज।
क्या बोला? देयर इज अ सेट ऑफ 2 जर्नल एंट्रीज जिनको आपको फॉलो करना है। सर क्या करना है? बस ये बैंक अकाउंट डेबिट 54,000 अमाउंट समझ में आ रहा होगा। इंप्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 36,000। हेलो 36 समझ में आया? तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 फेस वैल्यू, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम इज 80,000। ये हो गया जर्नल एंट्री। पहले ये जर्नल एंट्रीज आप लोगों को 3 एंट्री करके सिखाया जाता था, अब इसको एक जर्नल एंट्री में सल्टा दो। फर्स्ट 3 जर्नल एंट्रीज कैन बी कंबाइंड टूगेदर इन 1 जर्नल एंट्री एंड दिस इज इट। सीधा खर्चा लिखो, पैसा लिखो, कैपिटल लिखो, प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर। सर अब इस खर्चा का क्या करना है? आंसर इज P&L में भेज के खत्म करो। द जनरल एंट्री इज P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस 36,000। लेकिन इसके लिए कहानी एक ही है कि 1 ईयर के अंदर अंदर स्टोरी खत्म हो जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का अकाउंटिंग इज डन if they are finished in 1 year, if there are no vesting conditions involved। हो सकता है इसी अकाउंटिंग को मैंने 3 जर्नल, 4 जर्नल या 5 जर्नल करके पढ़ाया होगा। इसको 1 जर्नल में मार के खत्म कर देना एग्जाम में। ये मेरा तुमसे रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा तुमको ऑर्डर है। यू गॉट इट? अब आइए इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल के, बच्चों रिवीजन की क्लास में है हम लोग, ओके तो ये चीज का थोड़ा अगर पेस हो, चीजें फास्ट मूव करें, बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि स्लो करके पढ़ाए हैं पूरा। ओके नाउ मान लीजिए जो 1000 ऑप्शंस है ना बेटा, ये 1000 ऑप्शंस है ना, ये 1000 ऑप्शन 100 लोगों को 10-10 करके ऑप्शन दिए थे। माने 100 थे नंबर ऑफ पीपल और 10 था नंबर ऑफ ऑप्शंस। 100 लोगों को मैंने 10-10 ऑप्शन करके दिया था, ठीक है। अब मैंने तो ऑफर कर दिया, मैंने लोगों को बोला कि भाई आज तो है 6 सितंबर, तुमको 15 दिसंबर तक पैसे देने हैं, कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं है, बस 15 दिसंबर को पैसा दो, काम खत्म करो। 100 लोगों में से मुझे सिर्फ 80 लोगों ने पैसा दिया, 20 लोगों ने लैप्स करा दिया। 20 लोग बोले हमको शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 80 लोगों ने मुझे पैसा दिया। तो 80 लोग माने 800 शेयर हो गया। एक आदमी 10, एक आदमी, नो प्रॉब्लम बेटा, सॉरी का क्या चीज है। 80 लोगों ने मुझे पैसा दिया 10 शेयर करके। थोड़ा सा गैप में बैठ जाओ बेटा, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना। ये जो जर्नल एंट्री है ना, ये खाली 80 शेयर का कर दीजिए। ऐसा नहीं कि पहले 100 शेयर का अकाउंटिंग करो, फिर 80 को रिसीव कराओ, फिर 20 को लैप्सिंग कराओ, फिर पीएल में भेजो। जरूरत ही नहीं है। वो जो 4 एंट्री आपको सिखाए हैं ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। 1 ईयर में स्टोरी ओवर। तुम भी अपना स्टोरी को कर दो छोटा। अभी शॉर्ट स्टोरी बहुत चलता है, आप देखिए छोटा छोटा मूवी 15-15 मिनट का। नहीं तो इंस्टीट्यूट ने भी तेरा लिए कहानी को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। अब आप पूछेंगे सर फिर 80 का जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? जैसे 1000 का हुआ था वैसे 800 का हो जाएगा। भाई 80 पीपल लोगों ने एक्सरसाइज किया है, 20 लोगों का लैप्स हुआ है, तो 80 लोगों ने 10 शेयर खरीदा है ना, बोलिए हाँ। तो हम लोग ये एंट्री 800 शेयर का कर देंगे। नाउ इफ यू हैव योर कैलकुलेटर्स, तो आप मुझे जर्नल एंट्री करके देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 54, 43,200। इंप्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये सैलरी है। इंप्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस इज सैलरी, सैलरी का दूसरा नाम। अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग याद है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पीएल का खर्चा साइड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन द इन्वेंट्री, बस बोलो इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। ये वही है इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, बस बी की बदले सी आ गया है, बेनिफिट के बदले कॉम्पेंसेशन आ गया है, सेम नाम है। अब 800 शेयर का 36 रुपीज करके एंट्री मारना है, 28,800। टू इक्विटी कैपिटल 800 इंटू 10,
दैट इज 8,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर दैट इज 5 और 3 8 9 दैट इज 80 8 8 64 64,000 और उसके बाद क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है P&L में डाल करके खत्म कर दीजिए। तो ये एक स्टोरी जो छोटा सा इंस्टीट्यूट ने बोला है कि बच्चों को 1 ईयर का ऑप्शन होने से आप शॉर्टकट में जर्नल एंट्री करके भी खत्म कर सकते हो, रदर करना है ये एक स्टोरी में थोड़ा सा तब्दीली है। और ये मैंने एक रिकॉर्डिंग क्लास करके आप लोगों को अलग से भेजा भी था कि आप इसको ऐसे शॉर्टकट करके सल्टा दीजिएगा। इफ देर आर नो वेस्टिंग कंडीशंस अटैच्ड, इंस्टेड ऑफ पासिंग 4 और 3 जर्नल एंट्रीज, शायद उस वक्त 4 एंट्रियां होती थी, यू कैन डू ओनली दीज 2 जर्नल एंट्रीज। So this is how employee stock option accounting is done when there are no vesting conditions attached. Okay, now let me go to the employee stock options where there are vesting conditions attached. Vesting condition जो होती है ना बेटा, वो 2 तरीके की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन का मतलब हुआ कि आप इतना साल हमारे यहां रहिए, हम आपको ऑप्शन दे देंगे। सर्विस, सिंपल सर्विस, आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप आइए काम कीजिए। ऐसा नहीं कि हम आपको टारगेट देंगे, इतना प्रॉफिट लेके आओ, फलाना ढिकना करके लाओ, इतना सेल अचीव कराओ, पीबीटी इतना अचीव कराओ, क्वांटिटी इतना माल बेचो, प्रोडक्शन इतना करो, कॉस्ट कटिंग इतना परसेंटेज करो, कुछ नहीं। आओ काम करो जाओ, जैसा नॉर्मल बंगाल में होता है। परफॉर्मेंस गोली मारो तुम। बाकी दुनिया में हर जगह पे परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस होता है, बंगाल में दुर्गा पूजा बोनस होता है। बोलिए हाँ, एम्प्लॉई को पूजा में 1 महीना का बोनस दे दीजिए, वो खुश है, बवाल खुश है वो। और वहां पे बॉम्बे में सैलरी का 50% 70% 150% बोनस मिलता है। साल की सैलरी अगर 50 लाख है, बोनस 70 लाख है। यहां एम्प्लॉई 4 लाख रुपए लेके खुश, बोला 50 लाख डिवाइडेड बाई 12, 1 महीना 4 लाख बोनस दे दो, हम खुश हैं। अरे साले तुम परफॉर्म कर रहे हो इतना अच्छा कि तुमको बोनस मिलना चाहिए सैलरी से दुगना, तुम 1 महीना पूजा में 4 लाख लेके खुश हो। इसीलिए जो लोग खुश नहीं होते वो बॉम्बे चले जाते हैं, उनको 150-200% बोनस चाहिए। डिड यू गेट इट? तुम्हारा भी डेस्टिनेशन कैलकाटा नहीं है, और बॉम्बे भी क्यों हो, गोल्डमैन सैक्स में जाएंगे ना, लंदन वंडन। आइए आगे चलते हैं। सर अब क्या बोल रहे हैं आप? मान लो मैं ऐसे ऑप्शन का डिस्कशन करता हूं जहां पे वेस्टिंग कंडीशन है 3 साल का कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट। 3 साल आपको कंटिन्यूअसली मेरे यहां रहना पड़ेगा, हम आपको ऑप्शन देंगे। मतलब ऑप्शन कम से कम 3 साल, उससे ज्यादा में ही खत्म होगा। बिकॉज 3 साल में तो वेस्टिंग होगा, 3 साल में तो आप एंटाइटलमेंट लेंगे, 3 साल तक आप काम करेंगे, तब तो आप ऑप्शन को खरीदने के हकदार बनेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज करने का भी टाइम दूंगा, कुछ दिन आपको और दूंगा कि आप पैसा भी दें मेरे को, बिकॉज पैसा भी तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मान लो हम इस तरह के ऑप्शन का अकाउंटिंग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और मान लीजिए स्टोरी ये है कि मेरे यहां पे टोटल मिला, कैलकुलेटर उठा लीजिए, मेरे यहां पे टोटल मिलाकर के 1000 इंप्लॉइज हैं। एक इंप्लॉई को मैंने 400 करके ऑप्शन दिया है। मेरे शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 90 रुपया है। फेस वैल्यू एज यूजुअल 10 रुपीज है। ऑफर प्राइस एज यूजुअल 54 है। इंट्रिंसिक वैल्यू 36 है। अगर फेयर वैल्यू 44 दिया हुआ रहेगा तो आप 44 करके अकाउंटिंग करेंगे। खर्चा जो बुकिंग किए थे ना, इंप्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस वाला खर्चा, ये जो खर्चा बुक किए थे, ये जो 36 लिखे थे ना, ये 36 नहीं करके 44 करेंगे अगर ऑप्शन का फेयर वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो। और अगर आप इसको 44 करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम बदल जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर के रूप में आता है। अरे हाँ ना तो बोलना है रे बाबा। नाउ लेट्स सी दिस, कितने इंप्लॉइज 1000, कितना एक इंप्लॉई का ऑप्शन 400, कितने साल रहना है कंपनी को? 3 साल कंपनी में आपको रहना है। ओके, अब इंस्टीट्यूट का फंडा देखो, हाई फंडा अकाउंटिंग, कि इंप्लॉई लोगों के टर्नओवर को देखते हुए, इंप्लॉई टर्नओवर
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एट्रीशन रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एट्रीशन रेट। बंगाल में टर्नओवर, इंप्लॉय टर्नओवर, कॉस्टिंग में इंप्लॉय टर्नओवर, लेबर टर्नओवर, क्या होता है वो? कितने लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना। तो आपको लेबर टर्नओवर देखना पड़ेगा। लेबर टर्नओवर देख के आपको एसेस करना पड़ेगा कि 3 साल में मेरे यहां से कितने लोग छोड़ के चले जाएंगे। जो लोग छोड़ के चले जाएंगे उनको ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तो जिनको ऑप्शन मिलने की उम्मीद नहीं है, मैंने एंटिसिपेट किया कि इनको ऑप्शन नहीं मिलेगा, परसेंटेज में, नंबर में कुछ भी करके उनका अकाउंटिंग नहीं होगा। झूठ मूठ का ज्यादा अकाउंटिंग करके, ओवर कंजर्वेटिज्म हो करके ज्यादा खर्चा लिख ले, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर राइटिंग एन एक्सपेंस इन द P&L। ज्यादा खर्चा लिख लेना जितना खर्चा होता ही नहीं है, वो भी अच्छी बात नहीं है। कंजर्वेटिव होना अच्छा बात है, पर कंजर्वेटिज्म के लिए ट्रू एंड फेयर नहीं होना ज्यादा बुरी बात है। इफ आई एम कंजर्वेटिव, आल से सुदर्शन अग्रवाल निकला टॉलीगंज से, टॉलीगंज मेरा घर है, टॉलीगंज से निकला, उसको अपने क्लासरूम में आना है 26 घंटा लगेगा। कंजर्वेटिव 26 घंटा में तो पहुंच ही जाएंगे, और हमको लगता है 28 मिनट। अगर मैंने तुमको बोला आई एम वेरी कंजर्वेटिव, आई विल रीच बाय 26 आवर्स, हम फालतू बात बोल रहे हैं कि नहीं? बोलो। हम ट्रू एंड फेयर व्यू की बैंड बजा दिए कि नहीं कंजर्वेटिव होने के चक्कर में। तो कंजर्वेटिव होना उचित है कि ट्रू एंड फेयर होना उचित है? यस, ट्रू एंड फेयर इज दी, बोलते हैं ना, द अकाउंट्स मस्ट बी ट्रू एंड फेयर। कहां लिखा द अकाउंट्स मस्ट बी कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिज्म ट्रू एंड फेयर को आग लगा के कभी नहीं हो सकता। क्लियर? आगे चलते हैं। तो मान लो मैंने हिसाब किया कि मेरे यहां अगले 3 साल में 80 लोग छोड़ के चले जाएंगे। ये जो कैलकुलेशंस करना पड़ता है, ये ईच ईयर एंड में करना पड़ता है। तो मैं पहला ईयर एंड में बैठा, मैंने कैलकुलेट किया कि अगले 3 साल में 80 लोग छोड़ के चले जाएंगे। उसमें एक ईयर तो कंप्लीट भी हो चुका है, बोलो कैसे? क्योंकि 1 ईयर के एंड में कैलकुलेट किए, तो वो वाला एक्चुअल फिगर लिया हूं फर्स्ट ईयर का, और अगले 2 साल का एस्टिमेटेड फिगर लिया हूं। ऐसे करके मैंने 3 साल में हिसाब किया कि 80 लोग छोड़ के चले जाएंगे, कुछ छोड़ के चले गए और कुछ छोड़ के चले जाएंगे, मिला के 80 लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो हमको ICAI ने बोला कि आप 80 लोगों का खर्चा रिकॉर्ड ही मत करो। आउट ऑफ 1000 ओनली 920 लोगों का एक्सपेंडिचर आप रिकॉर्ड करो। दूसरा उन्होंने बोला आपका वेस्टिंग पीरियड अगर 3 साल का है तो 3 साल में खर्चा को डिवाइड कर दो। लेट द एक्सपेंसेस बी बुक्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द वेस्टिंग पीरियड। तो 3 साल के वेस्टिंग पीरियड में एक्सपेंडिचर का बुकिंग करिए। मैं बोला आई एम रेडी। बोला फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? मैंने बोला 920 मल्टीप्लाइड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 एंड दैट इज 4416,000 44,16,000। अब जो हम जर्नल एंट्री करेंगे वो बड़ा वाला सिस्टम से जाएंगे, बिकॉज नाउ देयर इज ए वेस्टिंग पीरियड, देयर आर सम वेस्टिंग कंडीशंस अटैच्ड टू द ऑप्शंस। तो बोला जी अकाउंटिंग कैसे करोगे? माय जर्नल एंट्री विल बी एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। लेजर्स के नाम याद आते रहेंगे। अगर आपने अभी इन दिनों में पढ़ा होगा, रिवीजन आप लोगों ने भी चालू किया होगा, तो ये आपको नोटिस में आया होगा। तो ये मेरा एंट्री हो गया 44,16,000 का। अब एक चीज जो बहुत क्लियर है, 1 मिनट है, एक तो पेपर साइन कराते हैं। कौन है ये? संजय सर। पेमेंट तो हो गया था ना इनका? बोलो तो हो गया था ना? अच्छा, बाकी सबका कैश हो गया था, खाली एक का बाकी था।
हो गया? हाँ जी, सामने। तो ये हम लोग एक्सपेंडिचर बुक कर लिए, ये खर्चा P&L में चला जाएगा और ये हम लोगों के बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। क्रेडिट है तो लाइबिलिटी नहीं, क्रेडिट में इक्विटी भी होता है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो ये इक्विटी का आइटम है। क्यों इक्विटी का आइटम है? क्योंकि हम लोग शेयर इशू करने वाले हैं। ये लास्ट में कैपिटल बनता है, आप देखिए, एट लास्ट इट बिकम्स कैपिटल एंड प्रीमियम एंड बोथ आर इक्विटी का आइटम। So employee stock option outstanding will go to the balance sheet under reserves and surplus, or employee compensation expense will go to profit and loss account. तो ये जर्नल एंट्री हम लोग मारेंगे पहला साल, पहला ईयर एंड पे। अब ये जर्नल एंट्री इतना करके खत्म, ये पीएल में चला गया। एक और एंट्री आ गया PL2, इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। एग्जाम में एक और जर्नल एंट्री आप मार देना। पीएल वाला जर्नल आप जानते हो, मैं नहीं मारूंगा, आप करोगे। अब आया सेकेंड ईयर, क्योंकि 3 साल तक तो अकाउंटिंग ही चलेगा, 3 साल तक तो लाइबिलिटी बुक होगा, एक्सपेंस बुक होगा, उसके बाद शेयर इशू होगा। चौथा साल में वो लोग शेयर मांगेंगे, क्योंकि 3 साल तो कंडीशन फुलफिल करने में लगेगा। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर आया, इंस्टीट्यूट ने फिर बोला सुदर्शन, नंबर को वापस से एस्टिमेट करो। जो तुम बोले थे ना कि 80 लोग छोड़ के जाएंगे 3 साल के पीरियड में, अभी तुमको क्या लग रहा है? अभी भी 80? मैं बोला नहीं, 2 साल में बहुत लोग छोड़ के चले गए हैं। 2 साल में बहुत लोग छोड़ के चले गए, थर्ड ईयर में और भी लोग छोड़ के जाएंगे। सब मिला करके अब मेरे को लग रहा है कि 880 पीपल रहेंगे, 120 लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि फॉलो क्यूमुलेटिव अप्रोच। वर्ड सुनिएगा, फॉलो क्यूमुलेटिव अप्रोच टू डिटर्मिन द एक्सपेंस फॉर द सेकेंड ईयर। मैंने बोला व्हाट इज क्यूमुलेटिव अप्रोच? उन्होंने बोला 2 साल का खर्चा क्यूमुलेटिवली निकाल लो, फर्स्ट ईयर का खर्चा माइनस कर दो, सेकेंड ईयर का खर्चा आ जाएगा। 2 साल में कितना आगे बढ़े मिला के निकाल लो, फर्स्ट ईयर में कितना बढ़े थे माइनस कर दो, तो सेकेंड ईयर का नहीं आ जाएगा। तो 2 साल का क्यूमुलेटिवली निकाल लो, फर्स्ट ईयर का माइनस कर दो। तो क्यूमुलेटिव निकालने के लिए नंबर इज नो लॉन्गर 920, इट इज नाउ 880 इंटू 400 इंटू 36 इंटू 2/3 माइनस 44.16। सेम जर्नल एंट्री सेकेंड ईयर में हो जाएगा, P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 2 साल का मिला के आ जाएगा बैलेंस शीट में। 44.16 पिछला साल का बैलेंस शीट में था, इस बार 40.32 और ऐड हो जाएगा, बिकॉज इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बढ़ता जाता है, 3 साल में क्यूमुलेट होता जाता है। अब आया थर्ड ईयर, इंस्टीट्यूट ने बोला थर्ड ईयर में वापस से हिसाब करो कि कितने लोग फाइनली तुम्हारे यहां बचे, कितने लोग फाइनली तुम्हारे यहां बचे। मैं बोला अब तो एस्टिमेट नहीं करना, अब तो खाली पता कर लेना कितने लोग छोड़ के गए। तो मैंने देखा टोटल 100 लोग छोड़ के गए थे। सर आप तो ज्यादा पहले सोचे थे ज्यादा छोड़ के जाएंगे, फिर नहीं छोड़ के गए, मेरी कंपनी अच्छी लगने लग गई लोगों को, मेरे इंप्लॉय छोड़ के जाना थोड़ा कम कर दिए। तो फाइनली 900 लोगों पे ऑप्शन वेस्ट किया। तो इंस्टीट्यूट ने बोला अगेन क्यूमुलेटिव अप्रोच फॉलो करो। बोला करना क्या है? बोला कुछ नहीं, 900 इंटू 400 इंटू 36 इंटू 3/3 करने की जरूरत नहीं है, माइनस 44.16 माइनस 40.32 कितना आया? 45,12,000। सेम जर्नल एंट्री थर्ड ईयर में पास कर लिए। दिस इज कॉल्ड ए सिंपल एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का क्वेश्चन वेयर देयर इज वेस्टिंग पीरियड इन्वॉल्व्ड। अब आप देखिए 3 साल के अंदर अंदर मैंने कितना बड़ा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग खड़ा कर लिया, 44.16 प्लस 40.32 प्लस 45.12। अगर जोड़ के निकालोगे तो बढ़िया, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही वाला आएगा। सोचो हाँ या ना। अरे इसी को तो दोनों से माइनस करके ये निकला, तो इन तीनों को ऐड करो या फिर ये वाला निकाल लो, बात तो बराबर ही है। पर याद रखना वो 900 इंप्लॉई का 400 ऑप्शन का 36 रुपीस करके स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है। सब मिला के हुआ
129.60। अब इसमें से जितने लोग ऑप्शन खरीदना मांगते हैं, खरीदने का एंट्री हो जाएगा। अब जब ऑप्शन खरीदेंगे ना लोग, तो ऐसा एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। अब मैं कंपेंसेशन एक्सपेंस इसके जैसा नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये लिखने का काम हम ऑलरेडी 3 साल में कर चुके हैं। अब तो मेरे को आउटस्टैंडिंग खत्म करने का वक्त आ गया। तो इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये 54, ये 36 पर शेयर का, ये 54, ये 36, ये 10 और ये 70 की 80, 5 3 8 80। अब अगर पूरे 900 के 900 लोगों ने खरीद लिया तो पूरा 900 के हिसाब से जनरल एंट्री आ जाएगी। 900 लोग है, 400 ऑप्शन है, तो टोटल मिलाकर के 3,60,000 शेयर हो जाएंगे। अरे 900 लोग 400 शेयर करके खरीदेंगे तो 3,60,000 शेयर हो जाएगा ना। तो 3,60,000 से मल्टीप्लाई करके एंट्री आ जाएगी। 900 में से अगर 890 लोगों ने खरीदा, 10 लोगों का लैप्स हुआ, तो ये एंट्री 890 लोगों की हो जाएगी। 10 लोगों का जो लैप्स हुआ उसका अकाउंटिंग अलग से अभी मैं बताने वाला हूं। तो जितने लोग ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे इसके हिसाब से एक्सरसाइज वाला जर्नल कर दीजिएगा। जिन लोगों का ऑप्शन लैप्स होता है उनका इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में बैलेंस खड़ा रह जाता है। बोलिए हां या ना। और जो बैलेंस खड़ा रह जाएगा उसको हमको खत्म कर देना पड़ेगा बाय ट्रांसफरिंग इट टू जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स। दोनों में कहीं भी डाल दो। जनरल रिजर्व आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, आप जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग दोनों एक ही जैसा चीज है, दोनों बैलेंस शीट का मसाला है, दोनों फ्री रिजर्व है, तो आप वहां डाल। लेकिन पीएल में मत लेके जाइएगा। रिटेन हाँ, करंट ईयर के पीएल अकाउंट में मत लेके जाइएगा, क्योंकि पुराना पाप है। पुराना खर्चा जो बुक किया हुआ था उसको रिवर्स कर रहे हो, क्योंकि कुछ ऑप्शंस लैप्स हो गए। तो जितना बच जाएगा उसको जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर दीजिएगा। ये ऐसे ऑप्शन का अकाउंटिंग हुआ जहां पे वेस्टिंग पीरियड इन्वॉल्व्ड था, है ना। अब हम आपको ऐसा कंडीशन का एग्जाम्पल दे रहे हैं जहां पे वेस्टिंग कंडीशन है बट वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। प्रॉफिट इतना ला के दो तब ऑप्शन तुम्हारे ऊपर वेस्ट करेगा। ओके, तो मान लो मैंने 1000 ऑप्शन दिया लोगों को। मान लो एक ही आदमी, उसको 1000 ऑप्शन दिए, 1000 ऑप्शन। डेटा वही है 90, 10, 54। डेटा है 90, 10, 54। 90, 10, 54 था ना। हाँ, और इंट्रिंसिक वैल्यू आया था 36। अब मैंने इन लोगों को क्या बोला, इनका कंडीशन सुनो। मैंने इनको कंडीशन बोला, अच्छा मेरी कंपनी का इस साल का करेंट ईयर का जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो चल रहा है वो वाला नहीं, जो कंप्लीट हो चुका है, माने लास्ट ईयर बोल दो ना। मेरा लास्ट ईयर का पैट आया था 200 लाख। अब मैंने इस इंप्लॉय को बोला, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, मैंने इनको बोला अगर अगले साल पैट 30% से ग्रो होता है तो 1 साल में ही ऑप्शन वेस्ट कर जाएगा। इमीडिएटली 3 साल जाना ही नहीं पड़ेगा, 1 साल में ही वेस्टिंग। पर अगर पैट 30% से ग्रो करेगा, मेरा पैट अभी कितना है 200, अगर 260 टच किया पैट, ईयर एंड में तो पैट पता चल ही जाएगा, तो तुरंत मेरे से ऑप्शन मांग लीजिएगा, हम दे देंगे। 1 साल में खर्चा का अकाउंटिंग खत्म। अगर 1 साल में नहीं होता है, नहीं होता, पूरा कंडीशन सुनिएगा। अगर 1 साल में नहीं होता है तो 2 साल का क्यूमुलेटिव पैट अगर 50% से ग्रो करता है तो दे दूंगा, 2 साल में वेस्ट हो जाएगा। लेकिन 2 साल में वेस्ट तब होगा अगर 1 साल में वेस्ट नहीं हुआ, बिकॉज 1 ही साल में वेस्ट हो गया तो कहानी खत्म हो गया। इफ यू डिडंट परफॉर्म इन 1 ईयर यू हैव स्टिल टाइम, 2 ईयर्स का क्यूमुलेटिव मिलाकर के 300 पहुंचा दो। सर कहां से 300 पहुंचा देंगे?
बोलो कैसे 300 आया? 200 था प्लस 50% 2 साल में क्यूमुलेटिव, तो 2 साल मिला के आप अगर 300 पहुंचा देते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 भी नहीं, 2 साल का मिला करके 2 और 2 400, 600 पहुंचाना होगा। अरे 1 साल का 300 होगा ना यार। नहीं, मैंने गलत बोला। 2 साल का मिला के 500 पे 400 प्लस, ऐसे तो 2 साल का 50% हो गया रे बाबा, क्यूमुलेटिवली 50%। तो 200 प्लस 200 400, 400 का 50, मेरे को बोलने तो, मैं ठीक बोल रहा हूं। 200 का 50%, 2 साल का मिला के 400 हो गया, 400 प्लस 100, मैं एकदम ठीक बोल रहा हूं, 500। साला 2 साल का 600 हो गया, तब समझ रहे हो, इंडिविजुअली 50% हो गया। नहीं समझे बात को? तो 2 साल का मिला करके मेरे को 50% ग्रोथ देना है, ठीक है। और अगर आप 2 साल में 50% क्यूमुलेटिव ग्रोथ नहीं दे पाए, अरे क्यूमुलेटिव माने 200 पे ही देखना है, नहीं समझे? 400 तो बेस तो लाना ही पड़ेगा, 2 साल मिला दिए ना, ग्रोथ मेरे को 100 चाहिए, ठीक है। अगर यहां नहीं छुआ पाए आप, तो 3 साल में भी आपके पास टाइम है। 3 साल का मिला करके पैट, क्या बोला? 3 साल का मिला करके पैट अगर आप मेरे को 40% ला करके दे देते हैं, 40 नहीं, 3 साल का मिला के 50 थोड़ा ज्यादा चाहिएगा मेरे को। 3 साल का मिला करके पैट अगर आप मेरे को 60% ला के दे देते हैं, आई एम हैप्पी। माने 2 और 2 4 और 2 6, 600 और 120, 720 भी छुआ। पूरा फिगर दे के बोले उनको फिगर भी दिए, परसेंटेज समझा दिए। माने आपके लिए परसेंटेज एक फिगर से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। आप उतना भी ला देते हैं ना, हम आपको 3 साल में ऑप्शन दे देंगे। यू आर क्लियर नाउ? सुनिए, यह भी तो वेस्टिंग कंडीशन ही हुआ ना, लेकिन खाली रह के बैठने से नहीं होगा काम, यहां पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब सीन क्या हुआ कि जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ ना बेटा, कौन सा फर्स्ट ईयर, ये लोग नहीं ला पाया 30% ग्रोथ, तो फर्स्ट ईयर में ऑप्शन वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने हिसाब करके देखा कि 2 साल में ये लोग ले आएंगे ग्रोथ, मिलाकर के 2 साल में ग्रोथ ले आएंगे, पर फर्स्ट ईयर में ऑप्शन वेस्ट नहीं हुआ। तो फर्स्ट ईयर में अगर वेस्टिंग नहीं हुआ, तो सारा एक्सपेंस तो फर्स्ट ईयर में बुक नहीं होगा। नहीं समझे बात को? अगर 1 ही साल में वेस्ट हो जाता, तब तो सारा खर्चा हम 1 ही साल में बुक कर देते, तो 1 साल में खर्चा बुक नहीं होगा। 2 साल में लेकिन मुझे लग रहा है कि हां हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरा 1000 ऑप्शन है, 36 रुपीज इंट्रिंजिक वैल्यू है, मेरा टोटल खर्चा 36,000 का है, तो हम 36,000 रुपया को 2 साल में बुक करेंगे 18,000 करके। तो हम 18,000 का फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग कर दिए। 21 साल का तो अभी करना है, सेकेंड ईयर तो अभी आएगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर में हम पूरा 36,000 रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि हम परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 साल में अचीव हो जाएगा, तो हम 18,18 करके बुक करेंगे, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब सुन, सेकेंड ईयर में हम 18,000 लिखने ही वाले थे, मुझे पता चला कि सेकेंड ईयर में 50% अचीव नहीं हुआ। लेकिन मैंने एस्टिमेट किया, देखिए हर साल एस्टिमेट करना पड़ता है, मैंने एस्टिमेट किया कि कोई बात नहीं, 3 साल में हो जाएगा। अब अगर 3 साल में हो जाएगा, तो माई क्यूमुलेटिव अप्रोच वर्क्स लाइक दिस कि माई टोटल एक्सपेंस इज 36,000 इंटू 2/3, जो चीज 1/2 था, क्योंकि इस वक्त मेरे को लग रहा था माई वेस्टिंग पीरियड इज 2 years, बट नाउ आई एम थिंकिंग माई वेस्टिंग पीरियड इज 3 years, तो इंटू 2/3 माइनस 18,000। जल्दी हिसाब दो, एंड इट इज 6,000। हम ये खर्चा बुक कर लिए सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में मान लीजिए मेरा अचीव हो गया, तो कितना बचा? 12,000, क्योंकि 18 और 6 24 हम लिख चुके थे, 36,000 टोटल खर्चा है, तो थर्ड ईयर में हम 12,000 लिख लिए, तो टोटल मिला के 3 साल में 36,000 का खर्चा रिकॉर्ड हो गया, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बुक हो गया। इधर देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज वाला एंट्री आ जाएगा, और अगर कुछ लैप्स उप्स होगा तो लैप्स वाला एंट्री आ जाएगा। तो कंडीशन कैसा है, क्वेश्चन में केयरफुली असेस करना
पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा झमेला वेस्टिंग पीरियड का है। आपके बुक में एक सम है, मैंने बाद में अलग से एक तो वीडियो नोट डाल करके वो सम भी बोला, उसमें प्रॉफिट वाला ही सम था। आप जाकर के आज देखिएगा उस सम को, ऐसे ही प्रॉफिट अचीवमेंट को लेकर के सम था। नाउ अगला डिस्कशन इज कैश सेटल्ड ऑप्शंस। अब सर ये क्या है? इसमें हम इंप्लॉय लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोगों को रुपया दे देंगे। नहीं है बुक में, कॉपी में है? ओके, हो सकता है नहीं भी हो, है तो फैंटास्टिक। अभी तक मैं इंप्लॉय को शेयर दे रहा था। अब देखिए मैं इंप्लॉय को क्या बोल रहा हूं कि बॉस यू कम एंड टेक कैश फ्रॉम मी। एक्सरसाइज के वक्त ना आप हमसे रुपया ले लीजिएगा। क्या बोला फिर से? एक्सरसाइज के वक्त आप हमसे रुपया ले लीजिएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें फेयर वैल्यू अकाउंटिंग चलता है। अब ऑब्वियसली सर फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे? आंसर इज इंट्रिंसिक वैल्यू अकाउंटिंग करेंगे। सर जर्नल एंट्री में क्या खास बात होती है? ध्यान से सुनिए, सारा खर्चा निकालने का काम वैसा ही होता है। दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस जो करते हैं ना, इधर देखिए, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये सब वैसा ही होता है। बस इसमें अच्छा बात क्या है कि ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्या बोला फिर से? अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है या इवन फेयर वैल्यू भी है, ये चेंज होता रहता है। ये एवरी ईयर में चेंज होगा। जैसे पिछली बार तो क्या था कि 90 रुपया ऑफर प्राइस, 90 रुपया मार्केट प्राइस था, 54 रुपया में ऑफर किए थे, लेकिन एक साल के बाद इसका प्राइस 90 रुपया मार्केट में हो जरूरी थोड़ी है। शेयर का करंट मार्केट प्राइस तो चेंज हो जाएगा एक साल के बाद। तो कैश सेटल्ड ऑप्शंस में ध्यान से सुनना, कैश सेटल्ड ऑप्शन में अगर इंप्लॉय को मैं कैश देने की बात करूं तो ये जो करंट मार्केट प्राइस है और उसके बेसिस पे ये ऑफर प्राइस तो फिक्स है 54 रुपया, ये तो हम 54 में आपको शेयर दे देंगे, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू तो बदल जाएगा ना एक साल बाद, बिकॉज इसमें ईच ईयर एंड में ये रिकैलकुलेट होता है। कैश सेटल्ड ऑप्शंस और इक्विटी सेटल्ड ऑप्शंस में यही फर्क है कि इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में जहां मैं शेयर देता हूं वहां इंट्रिंसिक वैल्यू एक बार निकलता है, बार बार नहीं निकलता। लेकिन कैश सेटल्ड ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू बार बार एवरी ईयर एंड पे निकलेगा। तो हो सकता है फर्स्ट ईयर एंड में 36 की जगह 60 आ जाए, सेकेंड ईयर में 60 की जगह 76 आ जाए, थर्ड ईयर में 76 की जगह 84 आ जाए। तो अमाउंट माने अप्रोप्रिएट प्लेस पे आपको बदल देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, रेडी? मान लीजिए 500 लोग, 100 ऑप्शन एक आदमी का, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड, इंट्रिंसिक वैल्यू अकाउंटिंग, नो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, इंट्रिंसिक वैल्यू अकाउंटिंग। फर्स्ट ईयर एंड का इंट्रिंसिक वैल्यू आया था 36 बिगिनिंग का था, जब मैं ग्रांट किया था तब का 36 था। एग्जांपल जानबूझ के वही वाला ले रहा हूं, पर एक साल के बाद वो 43 हो गया क्योंकि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बदल गया। सेकेंड ईयर एंड में इट इज 52, थर्ड ईयर एंड में इट इज 59। ओके, और मुझे लग रहा है कि पूरे 500 इंप्लॉई मेरे यहां लास्ट तक रहेंगे। There is 0 employee turnover in my company. There is 0 employee turnover in my company. Now, can you suggest कि मेरा पहला साल का एक्सपेंस कितना आएगा? Mind my words. Each year का अकाउंटिंग में मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कैश सेटल्ड ऑप्शंस। कैश सेटल्ड ऑप्शन में वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। बताइए कैसे निकालूं मैं फर्स्ट ईयर का खर्चा? माई फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 500 इंटू 100 इंटू 43 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1 ही लिखा, मैंने तो कभी 6 लिखा ही नहीं था। देख, डन। सर सेकेंड ईयर कैसे निकलेगा? 500 इंटू 100 इंटू 52 इंटू 2/3 माइनस 7,16,667। कैलकुलेटर कैलकुलेटर
10,16,667। आप मुझे बताइए, क्या कॉन्सेप्ट पूरा पुराना जैसा नहीं है? फर्क कहां पड़ा? हर बार चेंज होता है। तो अगर कैश में रुपया देने की बात हो, शेयर नहीं दूंगा मैं कैश दूंगा, तो लाइबिलिटी का अमाउंट हर साल चेंज हो जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू हर साल चेंज हो जाता है। और थर्ड ईयर में कितना खर्चा निकलेगा? आंसर इज 500 इंटू 100 इंटू 59 माइनस 3/3 नहीं लिख रहा हूं, 7,16,667 माइनस 10,16,667 इज इक्वल टू हाँ 1216,666। कोई दिक्कत नहीं, चेंज हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? 59 की जगह 51 हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वो हो जाएगा। नेगेटिव आएगा तो उल्टे ही एंट्री पास होगा रे बाबा। नाउ लिसन सर, जर्नल कैसे होगा? इसमें क्रेडिट वाले लेजर का नाम बदल जाएगा। क्रेडिट वाले लेजर का नाम दे दीजिएगा प्रोविजन अकाउंट। पूरा नाम है प्रोविजन फॉर स्टॉक अप्रिसिएशन राइट। जर्नल एंट्री ऐसे होती है, देखो, एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर स्टॉक अप्रिसिएशन राइट। एग्जैक्ट नाम ये वाला है। आप खाली प्रोविजन भी लिखेंगे, इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा। ये बैलेंस शीट में लेकिन इक्विटी में नहीं रहेगा, रिजर्व सरप्लस में नहीं रहेगा। बोलो क्यों? लायबिलिटी है, पैसा देना पड़ेगा, तो इसको लायबिलिटी में, नॉन करेंट लायबिलिटी होता है ना, उसमें रखना पड़ता है। अब इसमें 3 साल के फिगर जो आए थे उसका एंट्री कर दीजिए। फर्स्ट ईयर का था 7,16,000, फिर 10,16,000, फिर 12,16,000, ऐसे करके 3 बार एंट्री मार दीजिए। 3 बार इस अमाउंट को पीएल में भेज दीजिए। ये अमाउंट बैलेंस शीट में एक्यूमुलेट हो जाएगा। 3 साल के बाद हम एम्प्लॉय को बोलेंगे आप पैसा ले लो हमसे। पैसा लेने का एंट्री क्या होगा? ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। एंड आवर जर्नल एंट्री विल बी, बोलिए क्यों टू बैंक? क्योंकि अभी कैश देंगे, हम उनको शेयर ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो जितना रुपया लायबिलिटी रिकॉर्ड हुआ, लायबिलिटी का पेमेंट हो गया। अगर कम बेसी लायबिलिटी रिकॉर्ड हुआ तो थोड़ा सा लायबिलिटी और बढ़ा देंगे एक्सपेंस लिख करके, और अगर एग्जैक्ट उतना ही रुपया पेमेंट हुआ तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके खत्म कर देंगे। इसमें हम लोग शेयर नहीं देते, इसमें हम लोग रुपया देते हैं। वेरी फ्यू कंपनीज ऑफर कैश, क्योंकि अचानक बहुत रुपया का आउटफ्लो हो जाएगा, कंपनी में फाइंड इटसेल्फ बैंकरप्ट। शेयर का दाम अगर बहुत बढ़ गया तो उनको बहुत बहुत रुपया देना पड़ सकता है। घट गया तो बेनिफिट है, शेयर देने में भी वही बेनिफिट है। रुपया और शेयर में कोई फर्क नहीं है ना। शेयर देना इज काइंड में पेमेंट, काइंड में पेमेंट इज ऑलवेज सेफ फॉर एनीबडी। और शेयर इशू करना है, शेयर तो आपको ऐसी बस ऑथराइज कैपिटल बढ़ाइए, इशू कर दीजिए। बट एनीवे, कैश सेटल्ड ऑप्शंस आपको समझ में आया। अब एक चीज आपको और कर, अच्छा इसके लेकर के मैंने सम्स भी करवा रखे हैं आपको। ओके, एक और कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते ग्रेडेड वेस्टिंग। क्या बोलते? ग्रेडेड वेस्टिंग। सेम ही चीज है। ग्रेडेड वेस्टिंग कुछ अलग नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट सुनिए क्या है। मान लीजिए मेरे एक एम्प्लॉई है, रियल लाइफ में ग्रेडेड वेस्टिंग चलता है। नया चीज नहीं बोलेंगे प्लीज, नथिंग न्यू। बुद्धि लगाएंगे ना तो मेरे बिना पढ़ाए भी आप आंसर कर देंगे, क्योंकि हम नया चीज नहीं बोल रहे हैं। ओके, लेकिन ग्रेडेड वर्ड आ रहा है, ग्रेडेड वेस्टिंग, सर कुछ अलग आ गया, डर लगता है, तो संभाल लो। मान लो 1000 ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिया, 1000, 20% ऑप्शन, 30% ऑप्शन, 50% ऑप्शन, 3 ग्रेड बना दिए। ये ऑप्शन जो 20% है 200,
300 और 500, समझे होंगे? ये 1 साल के बाद वेस्ट हो जाएगा, ये 2 साल के बाद वेस्ट होगा, ये 3 साल में वेस्ट होगा। आपको इसका अलग से अकाउंटिंग करने बोलेंगे, आप कर लेंगे। इसका अलग से करने बोलेंगे, आप कर लेंगे। और इसका अलग से तो अभी किए ही हैं। 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन के अंदर आ गया, समझ लो। अभी भी नहीं समझे? 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन के अंदर आ गया। 20%, 30%, 50% करके मैंने आपको बोला 20% ऑप्शंस विल वेस्ट इन 1 ईयर, 30% ऑप्शन विल वेस्ट इन 2 years, 50% ऑप्शंस विल वेस्ट इन 3 years। और जो जो वेस्ट होता जाएगा आप हमसे शेयर मांग सकते हो, तुरंत तुरंत हम शेयर इशू कर देंगे। जैसे ये ऑप्शन 1 साल में वेस्ट करेगा तो सेकेंड ईयर बिगिनिंग में शेयर मांग लीजिएगा, हम दे देंगे शेयर आपको। हेलो, ओके। अब मान लीजिए, रेडी, मान लीजिए इस ऑप्शन का फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाटएवर, मान लो इस ऑप्शन का फेयर वैल्यू है 12 रुपया, इसका 15 रुपया, इसका 16 रुपया। हेलो, इस ऑप्शन का 12, इसका 15, इसका 16 रुपया। वही बड़ा वाला ब्लैक स्कोल्स मॉडल यूज करके हमने निकाला है। कैसे भी निकाला हो, आपको वैल्यू दिया हुआ, ये खर्चा दिया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, खर्चा कैसे निकलेगा? तो बताओ, इसका सारा एक्सपेंडिचर 1 ही साल में बुक करना होगा। इसका आधा फर्स्ट ईयर में बुक करना होगा, और इसका 1/3 फर्स्ट ईयर में बुक करना होगा। यानी फर्स्ट ईयर में बहुत खर्चा बुक होगा। हाँ बोल दो। सेकेंड ईयर में थोड़ा कम है, तो घटिया आंसर। इसका आधा, इसका 1/3। 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3 बिटिया। 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3। मैथ पढ़ाता था मैं। और थर्ड ईयर में और थोड़ा कम, तुम्हारे वर्ड्स में बोला हम, खाली इसका 1/3। तो मेजर खर्चा फर्स्ट ईयर में बुक हो जाएगा, सेकेंड ईयर में थोड़ा कम, थर्ड ईयर में बहुत कम। आइए निकालते हैं फर्स्ट ईयर में कितना खर्चा बुक होगा, खाली वो निकालते हैं। पहले इसका मैं 3 बॉक्स बना दिया। 200, हाँ 1000 मत पकड़ना, 200 ये रहा नंबर ऑफ ऑप्शन। तो 200 इंटू 12, 2400 पूरा। इसका 300 इंटू 15 को 2 पार्ट में, 2250, 2250। इसका 500 इंटू 16 3 साल में, 2667, 2667, 2667। तो फर्स्ट ईयर में जो मेरा बड़ा वाला जर्नल एंट्री होगा, इंप्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, उसका अमाउंट आएगा 2400 प्लस 2250। हेल्प मी फटाफट, 7317। उसके बाद मेरा सेकेंड ईयर का खर्चा बुक होगा 4917। फिर थर्ड ईयर मेरा खर्चा बुक होगा 2667। मोबाइल बंद कर दीजिए। अरे तो उसमें घुसा लो ना, हम आवाज तो कम कर सकते हो, नहीं सुनेगा वो लोग। ओ ठीक है, चलो बच्चों। अच्छा, अकॉर्डिंगली मुझे बताओ, फिगर निकल जाएगा, जर्नल एंट्री हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज का एंट्री और लैप्स का एंट्री अगर करना होगा तो हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ये जो ग्रेडेड वेस्टिंग आपने देखा, ये पुराना जैसा ही था कि कुछ नया पढ़ा है? यहां पे पुराना जैसा ही था, कुछ नया नहीं है। और रियल लाइफ में ऐसे ही वेस्टिंग करने मिलता है। सो विद दिस अपना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का रिवीजन कंप्लीट होता है।
क्या क्या चीज आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया था, क्या क्या पढ़ाया गया था? खाली ग्रेडेड वेस्टिंग छोड़ के बाकी हम लोग सब पढ़े थे। कैश वाला जो ऑप्शन था उसमें जो क्वेश्चन दिया उसमें फेयर वैल्यू दिया हुआ था या इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे अकाउंटिंग हुआ था? 21, 24 उसमें लिखा हो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन? तो इसका मतलब आपको यह बताया गया है पहले भी कि फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन के बेसिस पे भी अकाउंटिंग होती है, लेकिन क्योंकि सीए इंटर में फेयर वैल्यू यूज नहीं होता, वो लोग नहीं देता जनरली क्वेश्चन पेपर में, तो हम लोग नहीं करते अकाउंटिंग। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूं अगर वो लोग फेयर वैल्यू दे दिया तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इंट्रिंसिक वैल्यू एज द एक्सपेंस वी शुड यूज फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एज एन एक्सपेंस। सो इट्स डन। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं 5-7 मिनट का, सेकेंड टॉपिक में आते हैं। अनुपम फाइल नया बना दे, इसको बंद कर दे, फाइल को नया फाइल बना दो।